हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडिंग लाइट ट्यूटोरियल बाय सुनील कुमार। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th, शैडो जोन। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र को हम आज पढ़ेंगे। जिससे पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को और भूकंपीय तरंगों को पढ़ा है कि कौन कौन सी तरंगे भूकंपीय तरंगे कहलाती है, इनका क्या काम होता है और किस तरीके से ये तरंगे काम करती है, कहाँ पर ये किस अवस्था से ये गुजरती है, किस अवस्था से ये नहीं गुजर पाती है। तो धरातल के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान होती है, कौन सी फॉर्म में है, ठोस में है, तरल में है, गैस में है, ये सारे भूकंपीय तरंगों का से जानने का ये अच्छा एक स्रोत है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भूकंपीय तरंगों का जो छाया क्षेत्र बनता है ये कैसे बनता है। छाया क्षेत्र क्या होता है जैसे कहीं पर आपका ठोस है तो ठोस में तरंगों की गति बढ़ जाती है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो तरंगे होती है वो किसी में उसकी गति कम हो जाती है, किसी अवस्था में गति बढ़ जाती है और किसी अवस्था में जो गति है वो जीरो हो जाती है। तो हमें यही पढ़ना है कि जैसे एस तरंगे हैं केवल ठोस में चलती है तो गैस और आपका लिक्विड उसका छाया क्षेत्र बन जाता है। उसके बाद सपोज दैट अगर जो प्राइमरी वेव्स हैं वो आपके सारे फॉर्म्स में चलती है, सारे सॉलिड में भी और लिक्विड में भी और गैस में भी, ये तीनों में चलेगी। लेकिन क्या होता है, तीनों में चलने से अंतर यह है कि ठोस अवस्था में इनकी गति बढ़ जाती है और लिक्विड और गैस में गति बहुत ही ज़्यादा मंद हो जाती है और गति कम होने से इनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि तो हम देखते हैं, चलो शुरू करते हैं और इससे संबंधित भूकंप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें बनने वाले हैं, एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक, देखते रहिए हमारे चैनल को। तो भूकंप तरंग जो छाया क्षेत्र होता है ये क्या होता है हम इसको बात करते हैं। तो इससे पहले जो वाली वीडियो है उसमें आपको अगर इसमें समझ में ना आया तो पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा आपको, इसलिए ये वीडियो समझ में आएगी। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ कि एक पृथ्वी का एक आकार बना लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये बन गया हमारा जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है। सपोज दैट इस प्रकार का है। यहाँ पर क्या है, ये आपका मेंटल वाली लेयर है और ये वाली जो कोर वाली लेयर है। और ये बाहर वाली क्रस्ट है आपकी। ये तीन लेयर्स मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। अब बात करते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनमें क्या होता है, जो ये मैं बताऊंगा आपको पी तरंगों का छाया क्षेत्र। पी तरंग शैडो जोन में बताऊंगा। पी तरंग छाया क्षेत्र कैसे बनता है। तो छाया क्षेत्र पी तरंग का कैसे बनता है, सपोज दैट मैंने आपको बताया कि भूकंप का क्या होता है, एक मूल केंद्र होता है, एक जिसको हम उद्गम केंद्र बोलते हैं भूकंप का। तो मतलब जहां से भूकंप क्रिएट होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, उस बिंदु को हम भूकंप का मूल केंद्र बोलते हैं। तो मूल का केंद्र से तरंगे विभिन्न दिशाओं में जाती है, ये तो आपको पता है। और मूल तरंग से धरातल पर 90 डिग्री के अंश पर क्या बनता है, एक जहाँ पर भूकंप के झटकों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन से बिंदु पर धरातल पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, तो वो किया जाता है अधिकेंद्र पर। तो अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र यानी मूल केंद्र, माना सपोज कोई मूल केंद्र यहाँ पर है, कोर के इस पार्ट में है, कोर के इस पार्ट में है। अब इसका एंगल हम अगर लिख लेते हैं कितने डिग्री पर कौन सा कितने डिग्री पर है, यहाँ जैसे 105 डिग्री, 105 डिग्री। यहाँ पर कर लेते हैं हम 145 डिग्री और यहाँ पे 145 डिग्री। ये आपका झुकाव है, बेंट है इसमें। और इस तरीके से
मतलब यहाँ पे अगर सपोज चलो यहाँ पे अगर भूकंप का उद्भव होता है मेंटल में किसी पार्ट पर, यहाँ पे उद्गम है भूकंप का, और तो भूकंपीय जो लहरें हैं वो विभिन्न डायरेक्शन में, आपको पता है कि विभिन्न डायरेक्शन में जाती है। लेकिन क्या होता है आपका, हम प्राइमरी तरंग छाया क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, तो प्राइमरी हमने क्या पढ़ा है कि प्राइमरी में वो सभी सभी उसमें चल सकती है, सभी फॉर्म में चल सकती है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, तीनों में जाएगी। तो कैसे तरंगे जाती है, तो तरंगे इस तरीके से जाएगी। नीचे भी जाएगी। अब क्या है, कोर के दो भाग हैं, एक इस तरीके से आपका एक ऊपर वाला कोर है, एक नीचे वाला है, यानी अपर कोर एंड लोअर कोर। अब अपर कोर आपका क्या है, ये आपका लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। मैं लिख लेता हूं, लिक्विड है और ये है आपका सॉलिड। अब क्या होता है, प्राइमरी वेव्स जो हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड में क्या होता है, उनकी गति धीमी पड़ जाती है। तो यहां से ऐसा होता है, इस तरीके से ये इधर गमन नहीं कर पाती है। लिक्विड होने के कारण इसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इस तरीके से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सॉलिड की तरफ। ये सॉलिड की तरफ मुड़, क्योंकि ठोस में इसकी गति बढ़ जाती है, तो इसका बैंड यहाँ से इधर हो जाता है, सॉलिड की तरफ इसका झुकाव हो जाता है। सपोज ये भी है, तो यहाँ से इधर लिक्विड में गया, और लिक्विड से सॉलिड में इस तरीके से मुड़ जाता है, सॉलिड की तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये सारे रेज इस तरीके से बनती है। और यहाँ से जैसे आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, सपोज दैट माना प्रकाश का अपवर्तन इस तरीके से है, और कोई ऐसे आती है तो इस तरीके से यहाँ ऐसे ऐसे झुक जाती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, आपको पता ही है। उसी दिशा में तरंग चली जाती है। चलो बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से सॉलिड है, और सॉलिड के बाद फॉर्म इसकी चेंज हो जाती है। कोर वाले अगर यहाँ से क्या होता है, कुछ लिक्विड वगैरह कुछ अलग से फॉर्म यहाँ पे आ जाती है, तो इस तरीके से डायरेक्शन यहाँ भी बदल जाती है इसकी। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से शैडो जोन बनता है पी तरंगों का। मतलब यहाँ से मूल केंद्र से, भूकंप के मूल बिंदु से यहाँ पे लिक्विड में अगर आती है, यहाँ से इधर तो चली जाती है, यहाँ से इधर भी चली जाती है, लेकिन आगे नीचे वाला जो लिक्विड वाला फॉर्म है मेंटल का, और अपर मेंटल, लोअर मेंटल का, और अपर आपका कोर का, जो अपर कोर का लगा लो, तो अपर कोर में क्या हो जाता है, ये इनकी गति चेंज, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये क्या हो जाता है, अलग अलग दिशा में बदल जाती है तरंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पीड कम हो जाती है तरंगों की, और यहाँ से स्पीड फिर वो तरंगे झुकाव किसकी तरफ करती है, जहां पर ठोस है। तो आपका लोअर कोर क्या है, आपका ठोस है, इसलिए इसमें क्या होती है, तेज गति से रफ्तार होती है, और इसी की तरफ वो लोअर कोर की तरफ ही मुड़ जाती है। तो इस तरीके से पी तरंगों का छाया क्षेत्र बन जाता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र आप देख रहे होंगे कि ये वाला, ये दो भाग हो गए, ये दो भाग हो गए, यानी 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच ये छाया क्षेत्र होता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच। तो आप समझ गए होंगे इसको, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। अब उसके बाद हम एस तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करते हैं। तो मैं एस तरंगों का छाया क्षेत्र यहीं भी बना देता हूं। अब सेम वही आपका डायग्राम यहाँ भी रहेगा, और ये आपका बेंड रहेगा 105 डिग्री, और यहाँ पे रहेगा आपका 145 डिग्री। ये हो गया आपका 105। अब यहाँ पे वही दो पार्ट इसके हो गए, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया आपका सॉलिड। लिक्विड हो गया और सॉलिड हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे देख लिया, अगर भूकंप का मूल केंद्र, उद्गम केंद्र यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, तरंगे विभिन्न डायरेक्शन में इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है,
ऐसे तरंगे जाएगी। अब तरंगे यहां से नीचे नहीं पहुंच पाती है, क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड है। सॉलिड में तो तरंगे चलती है, लेकिन सॉलिड में कहां से जाएगी तरंगे? जब आगे से फॉर्म क्या है, लिक्विड है, तो आप ये एस तरंगे आपको पता है कि केवल ठोस अवस्था में चलती है। किस में चलती है? केवल ठोस अवस्था में चलती है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? लिक्विड वाला फॉर्म आ गया, इसलिए यहां से इस सॉलिड वाले फॉर्म में नहीं चल सकती है। मतलब यहां से तरंगे मुड़ जाती है इस तरीके से। अब जो ये 145 डिग्री से 145 डिग्री, जो ये वाला जो एरिया है, बहुत बड़ा जो एरिया है, ये आपका शैडो जोन कहलाता है। एस तरंग छाया क्षेत्र। एस तरंग छाया क्षेत्र इसी को कहते हैं। तो आपको ये एस तरंग छाया क्षेत्र और पी तरंग छाया क्षेत्र में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से, जहां पर मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि जहां पे तरंगे पहुंचते नहीं है वो छाया क्षेत्र होता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच। कहीं कहीं पर ऐसा भी 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच भी लिखा होता है, लेकिन अधिकांश तो 105 से 145 ही लिखा होता है। ये ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में 105 से 145 डिग्री है तो बिल्कुल उस पर आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या 145 डिग्री से 145 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब बहुत ही बड़ा जो क्षेत्र एरिया होता है, ये आपका एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें बस इतना ही है। और भूकंप के बारे में हम और क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। अब बात करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास होगा, फटाफट आंसर कीजिए कि भारी घनत्व वाले जो पदार्थ हैं वो पृथ्वी के किस भाग में पाए जाते हैं। आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन, ये हमने पूरा इसको कर दिया है क्लियर। हमें अगर किसी ने वीडियो देखी है तो तुरंत आंसर बताइए कि भारी घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के किस भाग में पाए जाते हैं। तो मैं बताता हूँ, जो ये भारी घनत्व वाले पदार्थ हैं ये कोर में पाए जाते हैं। आपकी जो लास्ट वाली जो परत है, अंतिम परत जो है 7,500 किलोमीटर वाली जो परत है नीचे 2900 से, तो वहां पर ये भारी घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं जो आपके सॉलिड फॉर्म में होती है। तो उसमें आपके भारी घनत्व वाले, तो हम लिखेंगे कोर। इसका जवाब हो है कोर में। एक भारी घनत्व वाले पदार्थ कहां पाया जाता है? कोर में पाए जाते हैं। और अगर हल्के घनत्व वाले पदार्थ आएंगे, सेकेंड क्वेश्चन, हल्के घनत्व वाले पदार्थ, तो हल्के घनत्व वाले पदार्थ कहां पे पाए जाते हैं आपके? ये पाए जाते हैं परपटी पर। परपटी जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट पर ये हल्के घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारी घनत्व वाले पदार्थ कहां पर पाए जाते हैं और हल्के घनत्व वाले पदार्थ कहां पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो भूकंपीय तरंगे भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? पी एस एल, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती? कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती है? ऑप्शन है इसमें सुनामी, अपरदन, ज्वालामुखी और भूकंप। आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी जो घटना है वो धरातल पर नहीं होती है। सुनामी आती है, सुनामी महासागरों सागरों में आती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तबाही होती है, लहरें चलती है, लहरें चलती है। और ये सुनामी जो है वो आपका जापानी शब्द है। इसमें अपरदन जो है वो नदियों जो कटाव होता है, नदियों के द्वारा नदियों का जो पानी होता है अपने तल को काटता है, उसको अपरदन कहते हैं। ज्वालामुखी आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर तापमान और प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाता है, ज्वालामुखी जो धरातल पर ही आता है ये भी, क्योंकि ज्वालामुखी कहाँ पर आता है, डायरेक्टली धरातल पर। उसका लावा और जो मैग्मा होता है धरातल पर ही आता है, और उसके बाद ये भी धरातल पर होती है। अपरदन भी धरातल पर, नदियां अपरदन करती है तो धरातल पर ही होती है। अब जो भूकंप होती है इसका उद्गम केंद्र कहाँ होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो क्वेश्चन हमको यही कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती है। तो ये सारी जो ये धरातल पर, सुनामी धरातल पर घटित होती है, अपरदन धरातल पर होता है, ज्वालामुखी धरातल पर, और भूकंप जो होता है वो आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं, मतलब विश्व में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो विश्व में ऐसे कौन से स्थान हो गए, जैसे कि सपोज दैट आपका इसका जो आंसर है वो है प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी। आपको ऑप्शन हो सकते हैं अंध महासागरीय पेटी, अटलांटिक वगैरह, जैसे आपका हिंद महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आपको प्रशांत महासागरीय पेटी पर यहाँ पे पॉइंट करना है। कितना प्रतिशत विश्व का भूकंप यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे टोटल 64% भूकंप आते हैं। नोट डाउन कर लीजिए कि परिप्रशांत पेटी में विश्व की कितने प्रतिशत भूकंप आता है, तो 64% भूकंप परिप्रशांत यानी प्रशांत महासागरीय पेटी में आती है। तो इतने क्लियर हुए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भूकंप आने का क्या कारण होता है। इसमें ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, टेक्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर सी घूर्णन,
और ऑप्शन नंबर डी अनाच्छादन। ये चार ऑप्शन है और इसमें से बताने हैं कि भूकंप आने के क्या कारण होते हैं, क्यों भूकंप आते हैं। तो आपका जो परिभ्रमण और घूर्णन होता है, ये जिससे दिन रात की अवधि होती है, सभी को पता ही होगा। और अनाच्छादन क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह से मिट्टी का बह जाना या उड़ जाना, इसको हम अनाच्छादन कहते हैं। और टेक्टोलॉजी क्या होता है, टेक्टोलॉजी यानी प्लेटों से संबंधित है, पृथ्वी की चट्टानों से संबंधित है, और चट्टानों में खिसकाव वगैरह होता है जिसको हम कहते हैं, जिससे क्या होता है भूकंप आता है। और भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या हो गया, टेक्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समान भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। समान भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइसोबार रेखा, ऑप्शन नंबर बी समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर सी समभूकंप रेखा, और ऑप्शन नंबर डी सहभूकंप रेखा। आपको ये बताना है कि दो स्थान जहां पर समान तीव्रता के भूकंप आते हैं रिक्टर स्केल में, यानी एक स्थान पर अगर 4.5 डिग्री का 4.5 तीव्रता का भूकंप है, और उसी के साथ अगर दूसरे स्थान में भी अगर 4.5 तीव्रता का भूकंप है, तो उसमें क्या होगा कि भूकंप की दोनों समान है, तो उन क्षेत्रों को हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। और वहां उन दोनों स्थानों पर नुकसान भी एक ही होता है, नुकसान भी बराबर होता है, तो समान नुकसान भी कह सकते हैं, और यहाँ पर समान तीव्रता वाले स्थान भी कह सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे आपका सहभूकंप। आइसोबार रेखा क्या होती है, ये हिम से संबंधित होती है, बर्फ से संबंधित होती है। दो समान बर्फ वाले स्थानों को, जहाँ पर दो समान रूप से बर्फ पड़ती है, उस स्थान को आइसोबार रेखा कहते हैं। समदाब क्या होता है, जहाँ पे वायु का जो प्रेशर है, जो दाब है, वो समान ही रहता है दो स्थानों पर, और उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समदाब रेखा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, सहभूकंप रेखा। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, नंबर ए ऑप्शन बाढ़, बी ऑप्शन भूकंप, सी ऑप्शन ज्वालामुखी, और डी ऑप्शन सुनामी। सिस्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। सभी लोगों को पता है होगा कि सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन, भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। और भूकंप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, वो आपका सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। इसमें रिक्टर स्केल बने होते हैं, और रिक्टर स्केल में मैंने आपको बताया कि रिक्टर स्केल में क्या होता है, 0 से 9 के अंक प्रदर्शित होते हैं। 0 से और 9 तक जो अंक लिखे होते हैं उसमें, जैसे कि 0.1, 1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से 1.1, 1.2, इस पे, और इस तरीके से जो आपका 0 से 9 तक बड़ी संख्या क्या होती है, उसमें 9 होती है, और छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है।
तो कभी हम कहते हैं ना कि 4.2 का भूकंप आया है, 2.3 का